हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न विद अनैज। आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी शानदार होने वाला है दोस्तों। आज के वीडियो में हम पटवार भर्ती परीक्षा से संबंधित एक मॉडल पेपर के बारे में चर्चा करेंगे और ये हमारा प्रैक्टिस पेपर 6 होने वाला है। इससे पहले 5 पेपर मैं आपको करवा चुका हूँ। अगर आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो उन वीडियोज़ को भी आप एक बार जाके देख लेना। तो जो भी विद्यार्थी पटवार भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं वो चैनल से जुड़ जाइए दोस्तों। 20 दिन आपके पास बचे हुए हैं। 20 दिन में आप ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो मॉक टेस्ट मैं आपको करवा रहा हूँ इनको आप एक बार देख लीजिए। ये आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। और साथ ही साथ जो आपके नोट्स है उनको रिवाइज़ करिए दोस्तों। जितनी ज़्यादा बार आप रिवीजन करोगे, जितना ज़्यादा बार आप रिवीजन करोगे उतना ही आपको एग्जाम में हेल्प मिलेगी दोस्तों। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। सभी सब्जेक्ट्स के सवाल हम यहाँ पर देखेंगे, चाहे आपकी हिंदी, इंग्लिश, कंप्यूटर, राजस्थान जीके, इंडियन हिस्ट्री, इंडियन पॉलिटी, साइंस के सवाल, तो सभी सब्जेक्ट्स के सवाल हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। निम्न में से कौन सी ग्रंथि व्यक्तित्व विकास को प्रभावित नहीं करती है? तो पहला ये आपका साइंस का सवाल है। कौन सी ग्रंथि आपकी ऐसी है जो व्यक्तित्व विकास को प्रभावित नहीं करती है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा पीनियल ग्रंथि। मैं डायरेक्ट दोस्तों यहाँ पर आपको आंसर बताऊंगा और उसका थोड़ा बहुत जो एक्सप्लेनेशन है जो मैं आपको बता सकता हूँ वो डिस्कस करेंगे, ताकि आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। तो पीनियल ग्रंथि यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि व्यक्तित्व विकास को प्रभावित नहीं करती है। पीनियल ग्रंथि से रिलेटेड 2-3 बातें आपको ध्यान रखनी है दोस्तों। जैसे कि इसे जैविक घड़ी की संज्ञा दी जाती है। इसको किसकी संज्ञा दी जाती है दोस्तों? तो जैविक घड़ी की संज्ञा किसे दी जाती है? पीनियल ग्रंथि को दी जाती है। पीनियल ग्रंथि जो होती है दोस्तों, ये सोने जागने का जो चक्र होता है, अगर आपको सोना हो, जागना हो या ताप का नियमन करना हो, तो सोने जागने का जो चक्र होता है, ताप का नियमन करना, ये सब कौन करता है? पीनियल ग्रंथि करती है। पीनियल ग्रंथि के द्वारा एक हार्मोन स्रावित किया जाता है जिसका नाम हो जाएगा मेलेटोनिन हार्मोन। और ये हार्मोन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। मेलेटोनिन हार्मोन जो है ये पीनियल ग्रंथि के द्वारा स्रावित किया जाता है और ये सोने जागने के चक्र को नियंत्रित करती है। जैविक घड़ी की संज्ञा इसे दी जाती है। अगला सवाल देखिए, निम्न में से सबसे मीठी शर्करा कौन सी है? तो सबसे मीठी शर्करा आपकी कौन सी हो जाएगी? तो ये फ्रक्टोज हो जाएगी। अगला सवाल है, चेचक के टीके की खोज किसके द्वारा की गई? तो चेचक का जो टीका होता है दोस्तों, इसकी खोज किसके द्वारा की गई थी? तो एडवर्ड जेनर के द्वारा इसकी खोज की गई थी। ऑप्शन 2 यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। और इसकी खोज जो है ये कब की गई थी? तो 1796 ईस्वी में इसकी खोज की गई थी। तो ये सन भी आपको याद हो जाए तो याद कर लेना इसको, 1796। अगला सवाल देखिए, एक्वा रेजिया मिश्रण होता है। तो एक्वा रेजिया का नाम आपने सुना होगा, ये किसका मिश्रण होता है? तो ये आपका HCl और HNO3 का मिश्रण होता है दोस्तों। यहाँ पर HCl का अनुपात 3 होता है और HNO3 का अनुपात 1 होता है। तो 3:1 आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन 3 यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल इसका नाम हो जाएगा, इनका ये मिश्रण होता है। अगला सवाल देखिए, हास्य गैस का रासायनिक नाम है। तो आपकी हास्य गैस जो होती है दोस्तों, हंसने वाली जो गैस है, इसका रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? आपका N2O हो जाएगा। N2O को क्या कहा जाता है दोस्तों? नाइट्रस ऑक्साइड कहा जाता है। ऑप्शन 1 यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। अगला सवाल देखिए, अपने उड़ान पथ में अवरोधकों की पहचान करने के लिए चमगादड़ किन तरंगों का उपयोग करते हैं? तो चमगादड़ जो होती है दोस्तों, ये किन तरंगों का उपयोग करती है अवरोधकों की पहचान करने के लिए? तो ये दोस्तों पराश्रव्य तरंगों का उपयोग करती है। ऑप्शन 4 यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान रखना है दोस्तों। पराश्रव्य तरंगें जो होती है ये मानव के लिए दोस्तों अश्रव्य होती है, यानी मानव इनको नहीं सुन सकता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? तो ये आपकी 20 किलो हर्ट्ज से अधिक होती है। 20 किलो हर्ट्ज से अधिक होती है आपकी पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति। तो ये इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान रखना है। अगला सवाल देखिए, निम्न में से कौन सी वास्तविक मछली है? तो वास्तविक मछली आपकी कौन सी हो जाएगी? ये आपकी डॉग फिश हो जाएगी दोस्तों। ऑप्शन 2 यहाँ पर करेक्ट होगा। डॉग फिश जो है ये आपकी वास्तविक मछली हो जाएगी। अगला सवाल देखिए, भारतीय नागरिक सेवा में नियुक्ति हेतु प्रतियोगी परीक्षा की शुरुआत किस गवर्नर जनरल के काल में की गई? सवाल को ध्यान से पढ़ना है। यहाँ पर पूछा गया है भारतीय नागरिक सेवा में नियुक्ति हेतु प्रतियोगी परीक्षा के बारे में पूछा गया है। प्रतियोगी परीक्षा की शुरुआत किस गवर्नर जनरल के काल में हुई? तो दोस्तों अगर कभी भी आपसे पूछा जाए प्रतियोगी परीक्षा की शुरुआत कब हुई थी, तो ये 1855 में हुई थी। तो किसके काल में हो जाएगी? आपकी डलहौजी के काल में हो जाएगी। ऑप्शन 2 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों, जो भारत में सिविल सेवा का जनक किसे कहा जाता है? तो भारत में सिविल सेवा का जनक किसे कहा जाएगा? तो ये आपका दोस्तों कॉर्नवालिस को कहा जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। सिविल सेवा का जनक कॉर्नवालिस को कहा जाएगा, लेकिन प्रतियोगी परीक्षा की शुरुआत जो है ये डलहौजी के काल में हुई थी 1855 में। ये आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल देखिए, जवाहरलाल नेहरू ने किस अधिनियम को गुलामी का अधिकार पत्र कहा? तो ऐसा कौन सा अधिनियम था जिसको जवाहरलाल नेहरू के द्वारा आपके गुलामी का अधिकार पत्र कहा गया? तो ये किसको कहा गया था दोस्तों? 1935 का भारत शासन अधिनियम को कहा गया था। ऑप्शन 2 यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। ये भी आपका एक महत्वपूर्ण सवाल है, ये आपको ध्यान रखना है।
इसके बारे में दो बातें बोली थी जवाहरलाल नेहरू ने। एक तो गुलामी का अधिकार पत्र कहा था दोस्तों, इसके अलावा अनेक ब्रेकों वाली इंजन रहित गाड़ी, अनेक ब्रेकों वाली इंजन रहित गाड़ी भी इसको ही कहा गया था। 1935 का भारत शासन अधिनियम, ये आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 10, मुस्लिम लीग का मुख्य संस्थापक किसे माना जाता है? तो मुस्लिम लीग की स्थापना दोस्तों किसके द्वारा की गई, ये आपसे पूछा गया है। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में की गई थी और किसके द्वारा की गई दोस्तों? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा सलीमुल्लाह। ऑप्शन थर्ड यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। हालांकि मुस्लिम लीग की स्थापना जो की गई थी दोस्तों, उसमें आपके आगा खां भी शामिल थे। आगा खां हो जाएंगे, सलीमुल्लाह हो जाएंगे और एक आपके मोहसिन मुल्क हो जाएंगे। एक कौन हो जाएंगे? आपके मोहसिन मुल्क हो जाएंगे। तो ये तीनों नाम आपको ध्यान रखने हैं, तीनों में से कोई सा भी नाम आपको दिया जा सकता है, ठीक है। 1906 ईस्वी में आगा खां जो कि ढाका के नवाब थे, आगा खां हो जाएंगे, और ढाका के नवाब जो हो जाएंगे आपके, ये हो जाएंगे सलीमुल्लाह, और इसके अलावा मोहसिन मुल्क, इनके द्वारा दोस्तों मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में की गई थी। ये बात आपको ध्यान रखना है। लेकिन यहाँ पर अध्यक्ष किसको बनाया गया था अगर आपसे पूछा जाए, तो मुस्लिम लीग का अध्यक्ष जो है वो आगा खां को बनाया गया था। किसको बनाया गया था दोस्तों? आगा खां को यहाँ पर प्रथम अध्यक्ष बनाया गया था। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगला सवाल देखिए, सल्तनत काल में पत्राचार विभाग का प्रमुख क्या कहलाता था? तो पत्राचार विभाग जो होता था उसका प्रमुख क्या कहलाता था दोस्तों? तो ये दबीर ए मुमालिक कहलाता था। ऑप्शन थर्ड यहाँ पर आपका करेक्ट होगा, दबीर ए मुमालिक। ये आपको ध्यान रखना है। सल्तनत काल में जो आपका पत्राचार विभाग होता है उसका प्रमुख क्या कहलाएगा? दबीर ए मुमालिक कहलाएगा। अगला सवाल है आपका दोस्तों, शिवाजी के अष्टप्रधानों में विदेश विभाग का सचिव क्या कहलाता था? तो शिवाजी के जो अष्टप्रधान थे उनमें विदेश विभाग का जो सचिव होता था उसे क्या कहा जाता था दोस्तों? ये आपसे पूछा गया है। तो इसे सुमंत कहा जाता है। ऑप्शन वन यहाँ पर आपका करेक्ट होगा, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। और अगर आपसे पूछा जाए पेशवा किसे कहा जाएगा, तो संपूर्ण प्रशासन का जो पर्यवेक्षक होगा, यानी संपूर्ण प्रशासन को निरीक्षक करने वाला, नियंत्रित करने वाला पेशवा हो जाएगा आपका। ये आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल देखिए, शक संवत का प्रारंभ किस शासक ने किया था? तो ये इंपॉर्टेंट सवाल है। शक संवत का प्रारंभ किस शासक के द्वारा किया गया था? तो ये कनिष्क के द्वारा किया गया था दोस्तों। कनिष्क जो है दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है। कनिष्क के दरबार में कौन कौन हो जाएगा ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो कनिष्क के दरबार में दोस्तों आपका एक तो अश्वघोष था। अश्वघोष जो है ये कनिष्क के दरबार में था दोस्तों। इसके अलावा वसुमित्र जो था ये भी आपके किसके दरबार में था? वसुमित्र, ये भी आपके कनिष्क के दरबार में था। और नागार्जुन जो था ये भी किसके दरबार में रहता था? तो ये भी आपके कनिष्क के दरबार में हो जाएगा। तो अश्वघोष, वसुमित्र और नागार्जुन आपको ध्यान रखना है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए एक चिकित्सक जो था वो भी कनिष्क के दरबार में था, तो उस चिकित्सक का नाम क्या हो जाएगा आपका? चिकित्सक का नाम हो जाएगा चरक। ये आपको ध्यान रखना है। ये चरक काफ़ी बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ये सब किसके दरबार में थे दोस्तों? ये आपके कनिष्क के दरबार में थे। और शक संवत इसने ही प्रारंभ किया था। महात्मा बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे? तो महात्मा बुद्ध जो है इनके प्रथम गुरु आपके कौन हो जाएंगे? आलार कलाम हो जाएंगे दोस्तों। आलार कलाम जो है ये इनके प्रथम गुरु हो जाएंगे। जबकि रुद्रक रामपुत्र जो थे ये भी इनके गुरु थे, लेकिन प्रथम गुरु यहाँ पर पूछे गए हैं तो प्रथम आपके आलार कलाम हो जाएंगे। ये आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल देखिए, भारतीय संविधान के किस भाग में नागरिकों के मूल कर्तव्य वर्णित है? तो मूल कर्तव्य किस में वर्णित है दोस्तों? तो ये आपके भाग 4 क में हो जाएंगे। ऑप्शन थर्ड यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर दोस्तों आपके मूल कर्तव्य जोड़े गए थे भाग 4 क में। ये बात आपको ध्यान रखनी है। और मूल कर्तव्य भी जो है वो भी आपको ध्यान रखने हैं दोस्तों, वो भी इंपॉर्टेंट है। ये आपसे पूछा जा सकता है। और इसको किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? तो दोस्तों इसे 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। ये बात आपको ध्यान रखनी है। 51A में भाग 4 का जोड़ा गया था। किस में जोड़ा गया था? 51A में भाग 4 का जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन से। अगला सवाल देखिए, नई अखिल भारतीय सेवाओं के सर्जन की शक्ति किसमें निहित है? तो नई अखिल भारतीय सेवाओं के सर्जन की शक्ति किसमें निहित है? इंपॉर्टेंट सवाल है, पूछा जाता है। तो ये आपकी राज्यसभा में निहित है। ऑप्शन 4 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, यह प्रमाणित करने का अधिकार किसका है? तो कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, यह कौन प्रमाणित करेगा? तो लोकसभा का अध्यक्ष ये प्रमाणित करता है। और ये किस में दिया गया है? आपके अनुच्छेद 110 में दिया गया है। अगला सवाल देखिए, भारत की संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया? इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। भारत की जो संविधान सभा थी इसके द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। 22 जुलाई 1947 को दोस्तों संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 22 जुलाई और आपका हो जाएगा 1947, इस दिन आपके राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था। अगला सवाल देखिए, निम्न में से कौन सा एक संवैधानिक निकाय नहीं है? तो कौन सा आपका संवैधानिक निकाय नहीं है, यानी जिसका संविधान में उल्लेख नहीं है? तो नीति आयोग जो है इसकी स्थापना दोस्तों 2015 में हुई थी। ये आपका दोस्तों संवैधानिक निकाय नहीं है क्योंकि इसका संविधान में उल्लेख नहीं है। बाकी आपका पिछड़ा वर्ग आयोग, महान्यायवादी निर्वाचन आयोग, इनका संविधान में आपको उल्लेख मिल जाएगा। तो ऑप्शन 1 यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। अगला सवाल देखिए,
उच्चतम न्यायालय का स्थान दिल्ली के अतिरिक्त कहीं और निर्धारित करने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो उच्चतम न्यायालय का स्थान दिल्ली के अतिरिक्त कहीं और निर्धारित करने का जो अधिकार है ये किसके पास होगा, ये आपसे पूछा गया है। तो ये दोस्तों भारत के मुख्य न्यायमूर्ति के पास होगा। और ये कौन से अनुच्छेद में वर्णित है आपका? तो अनुच्छेद 130 में ये दिया गया है स्थान के बारे में, यानी स्थान परिवर्तित कर सकता है आपका भारत का मुख्य न्यायमूर्ति। ये बात आपको ध्यान रखनी है अनुच्छेद 130 के तहत। अगला सवाल देखिए, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची दल बदल संबंधी प्रावधानों से संबंधित है? तो दल बदल संबंधी प्रावधानों से संबंधित अनुसूची आपकी 10वीं अनुसूची हो जाएगी। ऑप्शन 4 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। और ये आपका जो दोस्तों 52वां संविधान संशोधन हुआ था, कौन सा? 52 हुआ। तो 52वां संविधान संशोधन जो हुआ था उसके द्वारा ये जोड़ा गया था आपका 10वीं अनुसूची। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगला सवाल देखिए दोस्तों, भारत में सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग कौन सा है? तो भारत में सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग आपका कौन सा हो जाएगा? राष्ट्रीय जलमार्ग 1 हो जाएगा। ऑप्शन 1 यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। और राष्ट्रीय जलमार्ग 1 जो है दोस्तों ये गंगा, हुगली, भागीरथी नदियों से होकर गुजरता है, यानी ये गंगा से होकर गुजरेगा, ये आपका हुगली से होकर गुजरेगा, इसके अलावा ये आपका भागीरथी नदी से होकर गुजरता है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और अगर आपसे पूछा जाए ये कहाँ से कहाँ तक जाता है, तो प्रयागराज यूपी से होकर ये जाता है दोस्तों कहाँ तक? हल्दिया पंजाब तक। हल्दिया आपका बंदरगाह है एक, कहाँ का बंदरगाह है? पश्चिम बंगाल का। तो ये वहाँ तक जाता है आपका NH1। तो ये भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग है, ये आपको ध्यान रखना है। यूपी से लेकर ये जाएगा हल्दिया पश्चिम बंगाल तक। अगला सवाल देखिए, भारत में कृषि क्रांतियों के संदर्भ में असंगत युग्म का चयन कीजिए। तो कृषि की जो क्रांतियाँ हुई थी उनके संबंध में असंगत युग्म आपको बताना है। गुलाबी क्रांति झींगा उत्पादन, बादामी क्रांति जूट उत्पादन, सुनहरी क्रांति शहद उत्पादन, ब्राह्मणी क्रांति भिंडी उत्पादन, इनमें से कौन सा आपका गलत हो जाएगा, ये आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पर बादामी क्रांति जो दिया गया है ये गलत हो जाएगा, क्योंकि बादामी क्रांति का संबंध किससे हो जाएगा? मसालों से हो जाएगा दोस्तों। किससे हो जाएगा? मसालों से हो जाएगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। और जूट उत्पादन जो है इसका संबंध कौन सी क्रांति से हो जाएगा? तो इसका संबंध हो जाएगा सुनहरा रेशा क्रांति से। सुनहरा रेशा क्रांति से संबंधित हो जाएगी आपकी जूट उत्पादन, ये आपको ध्यान रखना है। बाकी ब्राह्मणी का संबंध भिंडी से संबंधित है, सुनहरी क्रांति शहद उत्पादन से संबंधित है, गुलाबी क्रांति आपकी झींगा उत्पादन से संबंधित है। अगला सवाल देखिए, टिहरी बांध के पीछे निर्मित जलाशय को किस नाम से जाना जाता है? तो टिहरी बांध जो है दोस्तों आपका उत्तराखंड में, उसके पीछे निर्मित जलाशय को किस नाम से जाना जाता है, यह आपसे पूछा गया है। इंपॉर्टेंट सवाल है, पूछा जा सकता है। तो टिहरी बांध जो है दोस्तों ये आपका भागीरथी नदी पर बना हुआ है। कौन सी नदी पर बना हुआ है? भागीरथी नदी पर आपका टिहरी बांध बना हुआ है उत्तराखंड में। तो इसके पीछे निर्मित जलाशय को किस नाम से जाना जाता है? तो स्वामी रामतीर्थ सागर। ऑप्शन 3 यहाँ पर आपका करेक्ट होगा, स्वामी रामतीर्थ सागर। अगला सवाल देखिए, निम्न में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी में प्रवाहित होती है? तो भ्रंश घाटी में प्रवाहित होने वाली 2 नदियाँ हैं आपकी, एक तो ताप्ती हो जाएगी और या एक आपकी कौन सी हो जाएगी? नर्मदा हो जाएगी दोस्तों। नर्मदा और ताप्ती जो है ये आपकी भ्रंश घाटी में बहती है। अगला सवाल देखिए, निम्न में से कौन सी पहाड़ी अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार की सीमा बनाती है? तो अरुणाचल प्रदेश की भी सीमा बनाएगी और म्यांमार की भी सीमा बनाएगी। तो ये आपकी पटकाई भूमि की पहाड़ियाँ हो जाएगी। ऑप्शन 4 यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। अगला सवाल देखिए, किस पर्यावरणीय परिघटना के परिणाम स्वरूप जलीय निकायों में जलीय जीवों के लिए ऑक्सीजन का अभाव हो जाता है? तो कौन सी परिघटना आपकी ऐसी होती है जिसके परिणाम स्वरूप जलीय निकायों में जलीय जीवों के लिए ऑक्सीजन का अभाव हो जाता है? तो ये आपकी सुपोषण वाली होती है दोस्तों। ऑप्शन 2 यहाँ पर आपका करेक्ट होगा, ठीक है। ये थोड़ा सा अलग सा सवाल है, इसको ध्यान रखना है आपको। अगला सवाल देखिए, ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी मीथेन गैस के उत्सर्जन का स्रोत है? तो दोस्तों मीथेन गैस जो उत्सर्जित होती है आपकी, जो कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार होती है, इसके स्रोत क्या क्या है? दलदली भूमि, धान के खेत, जानवरों की जुगाली। तो उपयुक्त सभी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। इन सबके द्वारा दोस्तों ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी मीथेन गैस जो है उसका उत्सर्जन होता है। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है दोस्तों आपका, निम्नलिखित में से किस लेखक को उनकी कृति में जब तक आई बहार के लिए वर्ष 2024 का हिंदी भाषा हेतु साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया? तो मैं जब तक आई बहार के लिए किसको प्रदान किया गया है दोस्तों? तो ये आपके गगन गिल को दिया गया है। ऑप्शन 1 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। और ये हिंदी भाषा का है, ये आपको ध्यान रखना है। हिंदी भाषा का जो है वह गगन गिल को दिया गया है। इंपॉर्टेंट है, मैं जब तक आई बहार के लिए। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 30, हाल ही में जारी की गई नवीनतम 18वीं भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार वन एवं वृक्षावरण में अधिकतम वृद्धि दर्शाने वाले शीर्ष 4 राज्यों का सही क्रम है। तो यहाँ पर पूछा गया है वन और वृक्षावरण में अधिकतम वृद्धि दर्शाने वाले, तो अधिकतम वृद्धि दर्शाने वाले शीर्ष 4 राज्य कौन कौन से हो जाएंगे? तो ये आपके दोस्तों छत्तीसगढ़ हो जाएगा, उत्तर प्रदेश हो जाएगा, उड़ीसा हो जाएगा और आपका राजस्थान हो जाएगा।
तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 1 हो जाएगा, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान। अगला सवाल देखिए, ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ये करंट अफेयर का सवाल है दोस्तों। ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 के संबंध में कुछ कथन दिए गए हैं। इसका आयोजन 4 से 9 जनवरी 2025 तक नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में किया गया। तो ये बात आपकी सही है। इसका आयोजन वित्तीय सेवा विभाग तथा राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड द्वारा किया गया। तो ये बात भी आपकी सही है। इसका विषय गांव बढ़े तो देश बढ़े था। तो ये गलत हो जाएगा, ये इसका विषय नहीं था दोस्तों। ठीक है, गांव बढ़े तो देश बढ़े जो है ये इसका विषय नहीं था। ये क्या था दोस्तों, इसका आदर्श वाक्य था। ये विषय ना होकर क्या था दोस्तों, आदर्श वाक्य था। ये बात आपको ध्यान रखनी है। विषय क्या हो जाएगा, इसका विषय हो जाएगा विकसित भारत 2047 के लिए एक समावेशी ग्रामीण भारत का निर्माण। तो ये यहाँ पर गलत हो जाएगा। फर्स्ट और सेकंड आपका यहाँ पर सही है। अगला सवाल देखिए, हाल ही में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत ऋण सीमा को 10 लाख से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है। तो ऋण सीमा जो है उसे 10 लाख से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है, तो ये 20 लाख कर दिया गया है दोस्तों। कितना कर दिया गया है, 20 लाख कर दिया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और यहाँ पर 4 श्रेणियाँ होती है, एक तो शिशु, किशोर, तरुण और तरुण प्लस। एक बार मैं आपको बता देता हूँ, 50,000 की कंडीशन है, ये तो आपके शिशु के लिए होती है। शिशु के लिए होती है दोस्तों। 50,000 से लेकर 5 लाख तक की कंडीशन है, ये आपकी किसके लिए होती है, किशोर के लिए होती है। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए 5 लाख से लेकर 10 लाख तक की जो कंडीशन है वो किसके लिए होती है, ये तरुण के लिए होती है। और इसके अलावा तरुण प्लस आता है एक आपका, इसके लिए आपकी 10 लाख से 20 लाख तक होती है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगला सवाल देखिए, निम्न में से किसे भारत का नया नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक बनाया गया। तो C&AG किसे बनाया गया है, तो ये आपके के संजय मूर्ति को बनाया गया है। ऑप्शन 2 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। और C&AG जो होता है दोस्तों, इसका कार्यकाल कितना होता है, तो 665 होता है। ये भी आपको ध्यान रखना है, कितना होता है, 665 होता है। ये आपका एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला सवाल देखिए, 18वीं भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के संदर्भ में राजस्थान के निम्नलिखित जिलों को सुमेलित कीजिए। तो कुछ जिले दिए गए हैं, इनको सुमेलित करना है। वन क्षेत्रफल में वर्दी वाला जिला कौन सा हो जाएगा, तो ये सीकर हो जाएगा। सीकर में वर्दी हुई है दोस्तों। ठीक है, वन क्षेत्रफल में कमी वाला जिला कौन सा हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 12 में आपकी कमी हुई है इस बार। सर्वाधिक वनावरण वाला जिला आपका उदयपुर हो जाएगा। न्यूनतम वनावरण वाला जिला आपका चूरू हो जाएगा। तो ए में आपका 4 हो जाएगा, बी में आपका सेकंड हो जाएगा। तो ए में 4, बी में सेकंड, ऑप्शन 1 में दिया गया है। अगला सवाल देखिए, मुख्यमंत्री बालिका संबल योजना 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित कदमों पर विचार करें। तो यही सवाल आपके पूछे जाएंगे दोस्तों। इसके तहत 21 वर्ष की आयु होने पर परिपक्वता राशि लगभग 1.5 लाख रुपये प्रदान की जाएगी। दूसरा कथन है, इस योजना का नोडल विभाग महिला एवं बाल विकास विभाग है। तो ये कथन तो आपका गलत हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि इसका नोडल विभाग जो है वो महिला एवं बाल विकास विभाग नहीं है, चिकित्सा विभाग है। तो ये तो आपका गलत हो जाएगा। तो 35 में जो सेकंड है ये गलत हो जाएगा। तो सेकंड आपका गलत करते हैं, एक ही ऑप्शन बचता है, फर्स्ट और थर्ड। ये आपको ध्यान रखना है। इस तरीके से भी आप सवाल को कर सकते हो। तो 35 का आंसर आपका 2 हो जाएगा। इस योजना का उद्देश्य लिंगानुपात सुधार, बालिका शिक्षा में वृद्धि, आर्थिक संबल प्रदान करना, कन्या भ्रूण हत्या को रोकना है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। ये दोनों यहाँ पर सही हो जाएंगे। अगला सवाल देखिए, राजस्थान सरकार द्वारा सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के लिए जारी की गई नव प्रसारक नीति के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इसके अंतर्गत श्रेणी ए में 7,000 से लेकर 1 लाख तक के जो सब्सक्राइबर या फॉलोवर्स वाले सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को शामिल किया गया। तो ये कथन आपका गलत हो जाएगा। गलत क्यों हो जाएगा, क्योंकि श्रेणी ए में जो है दोस्तों वो 1 लाख से अधिक वाले हैं। 1 लाख से जो ज़्यादा सब्सक्राइबर वाले हैं वो श्रेणी ए में आएंगे, जबकि 7,000 से लेकर 1 लाख तक के किस में आएंगे, ये श्रेणी बी में आएंगे। तो इसके अंतर्गत श्रेणी बी में 1 लाख से अधिक सब्सक्राइबर, तो ये भी गलत हो गया, क्योंकि श्रेणी बी में आपके कितने हो जाएंगे, 7,000 से लेकर कितने हो जाएंगे, 1 लाख तक के सब्सक्राइबर वाले। तो दोनों कथन गलत हो गए यहाँ पे। तो कौन सा सत्य है, कोई सा भी यहाँ पर सत्य नहीं है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। श्रेणी ए जो है उसमें आपके आएंगे दोस्तों 1 लाख से अधिक वाले, और श्रेणी बी में आएंगे 7,000 से 1 लाख वाले। अगला सवाल देखिए, कर्मभूमि से मातृभूमि अभियान शुरुआती स्तर में राजस्थान के किन जिलों में प्रारंभ किया गया। तो कर्मभूमि से मातृभूमि अभियान जो था ये आपके किन जिलों में शुरू किया गया था दोस्तों, तो ये आपके जयपुर, पाली, सिरोही, जोधपुर में शुरू किया गया था। ऑप्शन 1 यहाँ पर आपका करेक्ट होगा, जयपुर, पाली, सिरोही, जोधपुर। इसके अलावा दोस्तों आपके भीलवाड़ा भी हो जाएगा। इसके अलावा आपको भीलवाड़ा हो जाएगा, भीलवाड़ा भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा झुंझुनू आपको ध्यान रखना है, झुंझुनू हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, जयपुर, पाली, सिरोही, जोधपुर, भीलवाड़ा, झुंझुनू। अगला सवाल देखिए, बजट घोषणा की अनुपालना में राजस्थान सरकार द्वारा राज्य में कहां पर महिला पुलिस बटालियन गठित करने हेतु वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई है। इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। 3 जगह पर आपकी महिला बटालियन जो है वो गठित की गई है, तो वो आपको बताना है कौन कौन सी जगह हो जाएगी। तो ये हो जाएगी आपकी अलवर, सीकर, बाड़मेर में। कहाँ पर हो जाएगी, अलवर, सीकर, बाड़मेर में। अलवर में तो आपकी पद्मनी हो जाएगी, पद्मनी बटालियन अलवर में हो जाएगी। सॉरी मैं गलत बता रहा हूँ,
अलवर में आपकी कौन सी हो जाएगी, कालीबाई हो जाएगी। कालीबाई बटालियन जो है वो अलवर में खोली जाएगी। सीकर में आपकी कौन सी खोली जाएगी, पद्मिनी खोली जाएगी। पद्मिनी सीकर में हो जाएगी। और बाड़मेर में आपकी कौन सी हो जाएगी, तो बाड़मेर में आपकी हो जाएगी दोस्तों अमृता देवी बटालियन। तो अमृता देवी वाली जो बटालियन है ये आपकी बाड़मेर में हो जाएगी। कालीबाई वाली आपकी अलवर में हो जाएगी। पद्मिनी आपकी सीकर में हो जाएगी। तो इसको आप देख लेना एक बार, ऑप्शन 3 यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से किस शासक की बहादुरपुर के युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका थी। तो बहादुरपुर का जो युद्ध हुआ था ये कब हुआ था, पहली बात तो आपको ये ध्यान रखनी है, बहादुरपुर का युद्ध जो है दोस्तों ये 1658 में हुआ था। कब हुआ था, 1658 में हुआ था। किस किस के मध्य हुआ था दोस्तों, तो ये आपके मिर्जा राजा जयसिंह, किस किस के मध्य हुआ था, मिर्जा राजा जयसिंह और सूजा के मध्य हुआ था। किसके मध्य, मिर्जा राजा जयसिंह था एक तो आपका, और एक आपका कौन हो जाएगा, सूजा हो जाएगा। इसके मध्य हुआ था दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पर मिर्जा राजा जयसिंह की विजय हुई थी, तो इसे बहादुरपुर का युद्ध कहा जाता है। इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान रखना है। अगला सवाल देखिए, महाराणा प्रताप के समय अकबर ने शाहबाज खां को कितनी बार मेवाड़ पर आक्रमण के लिए भेजा था। तो दोस्तों शाहबाज खां को 3 बार मेवाड़ पर आक्रमण करने के लिए भेजा था। ऑप्शन 2 यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। एक बार तो भेजा गया 1577 में, एक बार भेजा गया 1578 में, और एक बार भेजा गया 1579 में। तो 3 बार भेजा गया था, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन अजमेर के चौहान शासक अजयराज के विषय में सही नहीं है। तो यहाँ पर कौन सा सही नहीं है, अजयराज ने अजमेर के नवीन नगर की स्थापना की। तो ये बात तो बिल्कुल सही है दोस्तों। अजमेर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो ये आपके अजयराज के द्वारा ही की गई थी। कब की गई थी, तो 1113 ईस्वी में की गई थी। पृथ्वीराज विजय के अनुसार अजयराज ने गजन मतंग अर्थात गजनी के मुस्लिम आक्रांताओं को पराजित किया था। तो ये बात भी सही है। दिल्ली को अपने अधिकार में लेने वाला वो पहला चौहान शासक था। तो ये बात गलत हो जाएगी दोस्तों। दिल्ली को अपने अधिकार में लेने वाला पहला शासक तोमरों को हराकर, कौन था दोस्तों, जिन्होंने तोमरों को हराया था वो कौन हो जाएगा, आपका विग्रहराज चतुर्थ हो जाएगा। तो विग्रहराज चतुर्थ जो है इसने पहली बार तोमर शासकों को हराकर दिल्ली पर अधिकार किया था। तो ऑप्शन 3 जो है ये गलत हो जाएगा, ये अजयराज से संबंधित नहीं है। कुछ सिक्कों पर उसकी रानी सोमल देवी का नाम उल्लेखित है। तो सोमल देवी अजयराज की रानी हो जाएगी। तो ये बात बिल्कुल सही है। अगला सवाल देखिए, निम्नांकित में से कौन राजस्थान के राज्यपाल के द्वारा नियुक्त नहीं किए जाते हैं। तो राज्यपाल के द्वारा नियुक्त नहीं किए जाते हैं राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश। राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर ऑप्शन 1 आपका करेक्ट हो जाएगा, ये बात आपको ध्यान रखनी है। कैबिनेट मंत्री, राज्य पोषित विश्वविद्यालय के कुलपति और आरपीएससी के अध्यक्ष जो है ये आपके राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। अगला सवाल देखिए, राजस्थान के किस मुख्यमंत्री की काम चलाऊ सरकार, कौन सी सरकार दोस्तों, काम चलाऊ सरकार, जिसे कहा जाता है केयर टेकर गवर्नमेंट, के विरुद्ध विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। तो किसके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, टीकाराम पालीवाल के विरुद्ध लाया गया था दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 43 जो है इसका राइट आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा। इसे काम चलाऊ सरकार कहा गया था। क्या कहा गया था, काम चलाऊ सरकार। टीकाराम पालीवाल के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और ये आपका दोस्तों जहाँ तक मुझे याद आ रहा है आपका जो दोस्तों पहली विधानसभा थी उसमें ही लाया गया था। किसके द्वारा लाया गया था, तो ये इंद्रनाथ के द्वारा लाया गया था। किसके द्वारा लाया गया था, इंद्रनाथ के द्वारा लाया गया था। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन राजस्थान विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष बनी। तो पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी थी, इंपॉर्टेंट सवाल है, सुमित्रा सिंह बनी थी। लेकिन कब बनी थी दोस्तों, ये भी तो पूछा जा सकता है, कब बनी थी, तो ये भी आपको बताना है। इनका कार्यकाल कब था, तो ये 2004 में बनी थी दोस्तों, 2004 में बनी थी। 2004 से लेकर 2009 तक ये आपकी विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष रही थी। तो ये सुमित्रा सिंह आपको ध्यान रखना है। और अगर आपसे पूछा जाए राजस्थान विधानसभा की जो है वो प्रथम महिला उपाध्यक्ष कौन बनी थी, उपाध्यक्ष का अगर पूछ लिया जाए तो उपाध्यक्ष कौन बनी थी, तारा भंडारी बनी थी दोस्तों। कौन बनी थी, तारा भंडारी। ये आपकी 1998 में ही आपकी उपाध्यक्ष बनी थी, तारा भंडारी। अगला सवाल देखिए, किस समिति की सिफारिश पर 1958 में राजस्थान उच्च न्यायालय की जयपुर बेंच को समाप्त किया गया था। तो जयपुर बेंच को समाप्त किया गया था दोस्तों सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर। सत्यनारायण राव समिति जो है दोस्तों इसमें 2 सदस्य भी थे। उन 2 सदस्यों के नाम आपसे पूछे जा सकते हैं। तो उन 2 सदस्यों के नाम हो जाएंगे आपके बीके गुप्ता। एक तो क्या हो जाएगा, बीके गुप्ता हो जाएगा, बीके गुप्ता। इसके अलावा हो जाएगा आपका वी विश्वनाथन। वी विश्वनाथन जो है ये आपका हो जाएगा इसका सदस्य। तो ये 2 सदस्य भी थे इसके सत्यनारायण राव समिति के। तो इस समिति की सिफारिश पर ही दोस्तों आपके राजस्थान उच्च न्यायालय की जो जयपुर बेंच थी उसको समाप्त किया गया था। लेकिन जयपुर बेंच को दोबारा शुरू किया गया दोस्तों, कब शुरू किया गया, 8 दिसंबर 1976 को। 8 दिसंबर 1976 को जयपुर बेंच को दोबारा शुरू किया गया। और इसने कार्य कब से प्रारंभ किया, तो 31 जनवरी 1977 से इसने कार्य प्रारंभ कर लिया था। ये बात आपको ध्यान रखनी है, दोनों बातें इंपॉर्टेंट है, पिछली बार पटवारी के एग्जाम में पूछी गई थी। अगला सवाल देखिए, राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति निम्न में से किसके द्वारा की जाती है। तो आरपीएससी के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करेगा भैया, राज्यपाल करेगा।
और इनकी नियुक्ति कौन से अनुच्छेद के तहत की जाती है? तो 316(1) के तहत की जाती है। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल देखिए, तहसीलदार की नियुक्ति होती है तो तहसीलदार की नियुक्ति कौन करता है? राजस्व मंडल करता है। अगला सवाल है, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 राज्य में कब अस्तित्व में आया? तो राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 राज्य में कब अस्तित्व में आया था? तो ये भैया 23 अप्रैल 1994 को अस्तित्व में आया था। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। 48 का राइट आंसर आपका ऑप्शन 1 हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के बारे में सही नहीं है? तो राज्य मानवाधिकार आयोग के बारे में कौन सा कथन आपका सही नहीं है? यह एक बहुसदस्यीय निकाय है जिसके अध्यक्ष व 2 अन्य सदस्य होते हैं। तो ये बात बिल्कुल सही है, 1 + 2 सदस्य इसमें होते हैं। अध्यक्ष उच्चतम न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश होता है। तो यहाँ पर गड़बड़ कर दी इसने। यहाँ पर राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का पूछा गया है तो यहाँ पर उच्चतम नहीं होगा, यानी सुप्रीम कोर्ट नहीं होगा। यहाँ पर क्या होगा? आपका हाई कोर्ट होना चाहिए, यानी उच्च न्यायालय होना चाहिए। तो ये आपका गलत हो जाएगा। बाकी यहाँ पर अन्य सदस्य उच्च न्यायालय अथवा जिला न्यायालय के न्यायाधीश अथवा मजिस्ट्रेट हो सकते हैं। तो ये बात सही है। अध्यक्ष व अन्य सदस्यों की नियुक्ति गवर्नर द्वारा की जाती है। तो ये बात भी आपकी सही है। तो ऑप्शन 2 यहाँ पर आपका गलत होगा। और राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग जो है दोस्तों, इनके अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? इंपॉर्टेंट सवाल है। 370 होता है दोस्तों। कितना होता है? 370। 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु जो भी आपकी पहले हो जाए। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा भैया? ऑप्शन 4 हो जाएगा। यह आपको ध्यान रखना है। ऐसे ही सवाल आपके एग्जाम में छपेंगे दोस्तों। अगला सवाल देखिए, इंपॉर्टेंट सवाल है ये भी आपका। राजस्थान लोक सेवाओं के प्रधान की गारंटी अधिनियम 2011 के नियमों के संबंध में निम्नांकित कथनों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। यह नियम 14 नवंबर 2011 से प्रवृत्त हुए। तो ये बात बिल्कुल सही है दोस्तों आपकी। 51 जो है उसमें आपका पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। 14 नवंबर 2011 को प्रवृत्त हुए। प्रथम या द्वितीय अपील के साथ कोई फीस संदेह नहीं है। तो ये बात भी आपकी बिल्कुल सही है दोस्तों। प्रथम और द्वितीय अपील जो होती है दोस्तों, उसके साथ आपका दोस्तों कोई भी फीस देय नहीं होती है। तो ये बात आपकी सही है। इसके अलावा देखिए, आवेदक के प्रतिकर के संदाय के आदेश के मामले में द्वितीय अपील अधिकारी 60 दिवस के भीतर संदाय करने का आदेश करेगा। तो ये कथन गलत हो जाएगा। यहाँ पर 30 दिन होता है दोस्तों। कितना होता है? 30 दिन होता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो फर्स्ट और सेकंड आपका करेक्ट होगा। अगला सवाल देखिए, ब्रिटिश काल के दौरान राजस्थान में खरड़ा क्या था? तो खरड़ा क्या हो जाएगा दोस्तों आपका? खरड़ा यहाँ पर पूछा गया है। खरड़ा क्या हो जाएगा? तो श्रमजीवी जातियों से वसूली की जाने वाली राशि जो है वो आपकी खरड़ा कहलाती है। क्या कहलाएगी? खरड़ा कहलाएगी। ये आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन बीकानेर प्रजामंडल आंदोलन से संबंधित थे? तो बीकानेर प्रजामंडल आंदोलन से संबंधित आपके कौन हो जाएंगे? मग्गाराम वैद हो जाएंगे, भिक्षालाल बोरा हो जाएंगे, लक्ष्मण दास स्वामी हो जाएंगे। तीनों हो जाएंगे दोस्तों। ऑप्शन 4 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना 1936 में कलकत्ता में की गई थी। ये बात आपको ध्यान रखना है। लेकिन बीकानेर प्रजामंडल प्रजा परिषद की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? तो बीकानेर प्रजामंडल प्रजा परिषद अगर आपसे पूछा जाए, प्रजा परिषद पूछा जाए, बीकानेर प्रजा परिषद की स्थापना कब हुई थी? 1942 में हुई थी। रघुवर दयाल गोयल के द्वारा की गई थी। यह अध्यक्षता किसने करी थी? तो रघुवर दयाल गोयल ने दोस्तों यहाँ पर आपकी बीकानेर राज्य प्रजा परिषद की स्थापना 1942 में की थी, 22 जुलाई 1942 को। अगला सवाल देखिए, किसके नेतृत्व में शेखावटी किसान आंदोलन में 10,000 से अधिक जाट महिलाओं ने भाग लिया? तो किशोरी देवी के नेतृत्व में भाग लिया था दोस्तों। और एक घटना आपकी कब की हो जाएगी? 25 अप्रैल 1934 की हो जाएगी। 25 अप्रैल 1934, ये आपको रट लेना है बिल्कुल। और यहाँ पर मुख्य वक्ता कौन हो जाएगी? यानी जिन्होंने भाषण दिया था वो उत्तमा देवी हो जाएगी। अगला सवाल देखिए, कपड़े पर मोम की परत चढ़ाकर चित्र बनाने को क्या कहते हैं? तो कपड़े पर मोम की परत चढ़ाकर उस पर चित्र बनाने को क्या कहा जाता है? वार्तिक कहा जाता है। क्या कहा जाएगा दोस्तों? वार्तिक कहा जाएगा। 55 का आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से किस किले की सुंदरता से अभिभूत होकर ब्रिटिश इतिहासकार जेम्स टोड ने कहा था यदि उन्हें राजस्थान में किसी जागीर की पेशकश की जाएगी तब वह इस किले को चुनेंगे? तो ये सवाल आपका पिछली बार पटवार के एग्जाम में पूछा गया था और फिर से पूछा जाएगा दोस्तों। 2 से 3 बार ये एग्जाम में आ चुका है। बेसोरगढ़ का किला। बेसोरगढ़ का किला आपका चंबल और बामनी नदियों के संगम पर स्थित है। चंबल और बामनी नदियों के संगम पर स्थित है चित्तौड़गढ़ में। ये आपको ध्यान रखना है। बेसोरगढ़ का किला इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में जेम्स टोड ने कहा था कि मुझे कोई जागीर पेशकश की जाएगी तो मैं इसे चुनूंगा। अगला सवाल देखिए, वालर नृत्य, मांदल नृत्य, लूर नृत्य और कूद नृत्य किससे संबंधित है? तो गरासियों से संबंधित है आपके वालर, मांदल, लूर और आपका कूद। अगला सवाल देखिए, हेला ख्याल लोक संगीत राजस्थान के किस क्षेत्र से संबंधित है? तो हेला ख्याल दौसा सवाई माधोपुर से संबंधित है। तेजाजी की पत्नी का नाम क्या हो जाएगा भैया? तो त को उल्टा कर देना दोस्तों। त को उल्टा कर देना, प कर देना। तो त का उल्टा क्या हो जाएगा? पेमल दे हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। तो तेजाजी की पत्नी का नाम त को उल्टा कर देना है तो पेमल दे हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल देखिए, अच्छा तेजाजी का जन्म कहाँ हुआ था दोस्तों? खंडाल नागौर में हुआ था।
उन लोक देवताओं को चिन्हित कीजिए जिनकी जीवन कथाओं में गौ रक्षा के प्रकरण हैं। तो गोगा जी जिनका जन्म ददरेवा चुरू में हुआ था, तेजाजी खन्नाल नागौर, बाबू जी जो हो जाएंगे कोलूमंड जोधपुर, और एक आपके देव जी हो जाएंगे। तो इन सबका संबंध आपका किससे हो जाएगा? गौ रक्षा से हो जाएगा। ऑप्शन थर्ड यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। स्वतंत्र बावनी की रचना किसने की थी? तो स्वतंत्र बावनी की रचना किसके द्वारा की गई थी दोस्तों? तो तेज कवि जैसलमेरी के द्वारा की गई थी। ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। और स्वतंत्र बावनी की रचना दोस्तों ये 1943 में की गई थी और ये महात्मा गांधी जी को भेंट भी की गई थी। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तेज कवि का संबंध जो है वो रम्मत से हो जाएगा। फागू महाराज का संबंध भी आपका रम्मत से हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, राजस्थान की संस्कृति में ओरण किससे संबंधित है? तो ओरण आपका दोस्तों पर्यावरण संरक्षण की एक परंपरा है। तो पर्यावरण संरक्षण की एक परंपरा आपकी क्या हो जाएगी? ओरण हो जाएगी दोस्तों। इंपॉर्टेंट सवाल है, पूछा जाता है ये। अगला सवाल देखिए, हटुंडी अजमेर में गांधी आश्रम की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो गांधी आश्रम की स्थापना दोस्तों हटुंडी अजमेर में किसके द्वारा की गई थी? हरिभाऊ उपाध्याय के द्वारा की गई थी। राजस्थान का प्रथम ध्रुपद गायक कौन था? तो राजस्थान का प्रथम ध्रुपद गायक अगर आपसे पूछा जाए तो ये मधु भट्ट तेलंग हो जाएगी। कौन हो जाएगी? मधु भट्ट तेलंग हो जाएगी दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो राजस्थान का प्रथम ध्रुपद गायक कौन हो जाएगा? मधु भट्ट तेलंग हो जाएगी। और ये आपकी महिला ध्रुपद गायकी थी दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। 64 में इंपॉर्टेंट सवाल है, ये आपसे पूछा जा सकता है। अगला सवाल देखिए दोस्तों, राजस्थान के विख्यात इतिहासकार जो एक समाज सुधारक भी थे, तो ये आपके हरविलास शारदा हो जाएंगे, जो कि इतिहासकार भी रहे हैं और ये आपके समाज सुधारक भी रहे हैं। ठीक है, अगला सवाल देखिए दोस्तों, हरविलास शारदा का संबंध दोस्तों किससे है? शारदा एक्ट से है। शारदा एक्ट आपका 1929 में पारित हुआ था, जिसमें महिलाओं की आयु यानी लड़कियों की आयु 14 वर्ष रखी गई थी और आपकी बाल यानी लड़कों की आयु 18 वर्ष रखी गई थी। तो 14-18 भी ये आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सा यहाँ पर सुमेलित नहीं है? भटनेर दुर्ग हनुमानगढ़ बिल्कुल सही है। मैनाल अजमेर ये गलत हो जाएगा दोस्तों। मैनाल आपका भीलवाड़ा में है। मैनाल कहाँ पर हो जाएगा? भीलवाड़ा में हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। ओसिया जोधपुर सही है। केला देवी का मंदिर करौली सही है। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। उत्तरी अरावली में भानगढ़ हो जाएगी दोस्तों, भानगढ़ अलवर में स्थित है। मध्य अरावली में तारागढ़ अजमेर हो जाएगी। दक्षिणी अरावली में आपकी ऋषिकेश हो जाएगी, जो कि आपकी माउंट आबू में स्थित है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड सेकंड फर्स्ट होगा। तो थर्ड सेकंड फर्स्ट इसमें दिया गया है। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से अरावली का कौन सा शिखर शेर से नीचा किंतु अचलगढ़ से ऊंचा है? तो शेर चोटी जो है उससे तो नीचा है, लेकिन आपका दोस्तों अचलगढ़ जो है उससे ऊंचा है, यह आपसे पूछा गया है। तो गुरु से दिल से जरा आस, तो यहाँ पर जरगा आ जाएगी। तो एक तो दिलवाड़ा और एक जरगा, ये अचलगढ़ से ऊंची है और शेर से नीची है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर दिलवाड़ा और जरगा होना चाहिए। दिलवाड़ा ऑप्शन में नहीं है, तो राइट आंसर जरगा हो जाएगा। ऑप्शन थर्ड यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। ठीक है, इनकी लंबाई भी आपको ध्यान रखनी है। गुरु शिखर की लंबाई कितनी है? तो गुरु शिखर सबसे ऊंची चोटी, उसकी लंबाई 1722 मीटर है। शेर चोटी की ऊंचाई कितनी है? तो शेर चोटी की ऊंचाई अगर आपसे पूछी जाए तो इसकी ऊंचाई 1597 आपको ध्यान रखनी है दोस्तों। ठीक है, देलवाड़ा की पूछी जाए तो देलवाड़ा की 1442 हो जाएगी, जो तीसरे नंबर की सबसे ऊंची है। जरगा की ऊंचाई कितनी हो जाएगी? 1431 हो जाएगी, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, सायरा की ऊंचाई कितनी हो जाएगी? 900 मीटर हो जाएगी। खो की ऊंचाई अगर आपसे पूछी जाए तो 920 मीटर हो जाएगी। और रघुनाथगढ़ की ऊंचाई भी इंपॉर्टेंट है, ये भी काफ़ी बार पूछी जाती है। सीकर में स्थित है, 1055 मीटर इसकी ऊंचाई हो जाएगी। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब इंग्लिश के सवाल हम देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पर एक पैराग्राफ दिया गया है, तो पैराग्राफ के सवाल आप खुद से कर लेना, बाकी यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं। द फाइट फॉर लिबरेशन ब्रिंग्स आउट द बेस्ट एंड नोबलेस्ट क्वालिटी इन मैनकाइंड। तो यहाँ पर दोस्तों एरर बतानी है आपको। क्या बतानी है? एरर के 2 सवाल आपसे पूछे जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 74 में आपको क्या बताना है दोस्तों? एरर बतानी है। तो बताइए यहाँ पर किस में एरर हो जाएगी दोस्तों? तो यहाँ पर आपकी एरर जो हो जाएगी वो यहाँ पर इसमें हो जाएगी दोस्तों, अ नोबलेस्ट जो दिया गया है, क्योंकि यहाँ पर ये जो है ये सुपरलेटिव डिग्री दी गई है। तो सुपरलेटिव डिग्री से पहले क्या आएगा? यहाँ पर अ की जगह द आएगा दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर गलत कौन सा हो जाएगा आपका? तो दोस्तों यहाँ पर ये पेज मिस हो गया है, तो यहाँ पर गलत आपका कौन सा हो जाएगा? यहाँ पर गलत आपका यही हो जाएगा, अ नोबलेस्ट वाला आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर कुछ सवाल आपके मिस हो गए हैं दोस्तों, इस पीडीएफ में थोड़ी मिस्टेक हो गई है। तो हम यहाँ पर अब डायरेक्ट दोस्तों किसके सवाल देख लेते हैं? कंप्यूटर के सवाल देख लेते हैं। इसकी पीडीएफ मैं आप लोगों के लिए अपलोड कर दूंगा, तो आप एक बार चेक कर लेना। यहाँ पर हिंदी के सवाल रह गए दोस्तों, तो इनको हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। अभी हम कंप्यूटर के सवाल देख लेते हैं। MS वर्ड में Ctrl+S शॉर्टकट कुंजी प्रयुक्त होती है। तो MS वर्ड में Ctrl+S शॉर्टकट कुंजी जो प्रयुक्त होती है, ये आपकी सेव करने के लिए प्रयुक्त की जाती है। अगला सवाल देखिए, MS वर्ड में Ctrl+R शॉर्टकट कुंजी है। तो Ctrl+R शॉर्टकट कुंजी जो होती है दोस्तों, ये आपकी राइट अलाइनमेंट के लिए यूज में ली जाती है। एक्सेल में सेल सीमा G2
और M12 के लिए सेल संदर्भ होगा, तो ये आपका G2 और यहाँ पर ये 2 डॉट लगाना पड़ेगा आपको और M12 लिखना पड़ेगा। तो ऑप्शन थर्ड यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। अगला सवाल देखिए, निम्न में से कौन सा विकल्प ऐसे दूसरे शब्दों की सूची प्रदान करता है जो उनमें वास्तव में या लगभग समान अर्थ होते हैं। तो ये कौन सी हो जाएगी आपकी दोस्तों, पर्यायवाची के बारे में ये पूछ रहा है, यानी ऐसी कौन सी आपकी की हो जाएगी जिसके द्वारा दोस्तों उनके जैसे ही लगभग समान अर्थ वाले शब्द खोजे जा सकते हैं। तो ये आपकी थिसारस हो जाएगी और इसकी शॉर्टकट कुंजी क्या हो जाएगी आपकी, शिफ्ट प्लस F7 हो जाएगी दोस्तों। ये टेलीग्राम पर मैंने कल ही आप लोगों के लिए अपलोड किया था। अगला सवाल देखिए, किस शॉर्टकट कुंजी द्वारा वर्तमान प्रेजेंटेशन में नई स्लाइड डाली जा सकती है। तो प्रेजेंटेशन जो चल रही हो आपकी उसमें नई स्लाइड डालने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी यूज़ में ली जाती है। तो यहाँ पर आपकी Ctrl+M यूज़ में ली जाती है दोस्तों। कौन सी यूज़ में ली जाएगी, Ctrl+M। निम्न में से कौन सा एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है। तो यहाँ पर कौन सा आपका ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है, तो फोटोशॉप जो है दोस्तों ये एक आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। कैसा हो जाएगा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। कीबोर्ड में फंक्शन कुंजियों की संख्या कितनी होती है। तो कीबोर्ड में फंक्शन कुंजियाँ जो होती है इनकी संख्या आपकी 12 होती है, F1 से लेकर F12 होती है। अगला सवाल देखिए, कंप्यूटर जॉयस्टिक है। तो कंप्यूटर जॉयस्टिक जो है दोस्तों ये एक आपका इनपुट डिवाइस हो जाएगा और जो कि गेमिंग के लिए उपयोग में लिया जाता है। किसके लिए उपयोग में लिया जाता है दोस्तों, गेमिंग के लिए यूज़ में लिया जाता है। निम्न में से किसे सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस नहीं माना जाता है। तो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस किसे नहीं माना जाएगा, तो रैम को नहीं माना जाएगा दोस्तों, ये आपकी प्राथमिक मेमोरी होती है। अगला सवाल देखिए, SRAM DRAM की तुलना में तेज होती है क्यों। तो SRAM जो होती है ये DRAM की तुलना में तेज होती है, क्यों होती है, क्योंकि SRAM को दोस्तों रिफ्रेश नहीं करना पड़ता है जबकि DRAM को बार बार रिफ्रेश करना पड़ता है। तो ऑप्शन 2 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्न में से क्लाइंट सर्वर नेटवर्क हेतु कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम बेहतर है। तो दोस्तों क्लाइंट सर्वर नेटवर्क हेतु कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम बेहतर हो जाएगा, आपका विंडोज़ 2000 हो जाएगा। ऑप्शन 4 यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। अगला सवाल देखिए, निम्न में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो कौन सा एक आपका ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, तो लाइनक्स हो जाएगा, यूनिक्स हो जाएगा, MS-DOS हो जाएगा, फायरफॉक्स जो है ये नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन 3 यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। ऑपरेटिंग सिस्टम में लोडिंग को कहते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम में जो लोडिंग होती है उसे क्या कहा जाता है दोस्तों, बूटिंग, फॉर्मेटिंग, डीबगिंग, कंपाइलिंग। तो इसे बूटिंग कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, बूटिंग। निम्न में से कौन सा ऑडियो फाइल का फॉर्मेट नहीं है। तो ऐसा सवाल आपको देखने को मिल सकता है दोस्तों। MP3 ऑडियो में आता है, .wma ऑडियो में आता है, .aif आपका ऑडियो में आता है, लेकिन .flv आपका ऑडियो में नहीं आता है। अगला सवाल देखिए, निम्न में से कौन सा कंप्यूटर का गुण नहीं है। तो कंप्यूटर का गुण कौन सा नहीं है, गोपनीयता ये इसका गुण है, तीव्र गति भी इसका गुण है, त्रुटिपूर्ण कार्य। तो त्रुटिपूर्ण कार्य करता है क्या आपका कंप्यूटर, तो त्रुटि रहित कार्य करता है। तो ऑप्शन 2 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ये इसका दोस्तों गुण नहीं है, तो ऑप्शन 2 यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। अब दोस्तों यहाँ पर एक स्लाइड जो है वो मिस हो चुकी है जिसमें आपके हिंदी के सवाल थे, तो वो स्लाइड आपकी मिस हो गई, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ आप लोगों से। उसके लिए दोस्तों हम क्या करेंगे, इसमें मैं आपकी स्लाइड ऐड करके PDF अपलोड कर दूंगा, तो उसको आप एक बार चेक कर लेना। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।